हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होता क्या है, ठीक। और ये डिस्कस करें इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट होता क्या है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइटर जेट बेसिकली क्या होता है, ठीक। अब देखो एक फाइटर जेट में होना क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। पहले तो वो उड़ना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे जर्मनी यूके को लगा, देखो एलाइज कंट्रीज थी यूके के साथ में, और जो अपोजिशन वाली कंट्री थी बेसिकली दूसरी कंट्री थी वो जर्मनी थी। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक एलाइज बोलते हैं, दूसरे को कौन सा बोलते हैं, दो एक्सिस थे तो दूसरे का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक। अब यही दोनों उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे। यूएसए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो छुपा रुस्तम टाइप का था, वो अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। और जब बाद में लाया है तो आपने देखा कि क्या हुआ है जापान में, जब उसने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए 1945 में, तब आपको पता चला कि हाँ, इस टाइम पे स्मार्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट कंट्री कौन-सी है, ठीक? तो अब एक फाइटर प्लेन में क्या-क्या होना चाहिए? तो देखो, अब फाइटर प्लेन उड़ने से कोई मतलब होता नहीं कि केवल उड़ता रहे वो। उसमें गन माउंट होनी चाहिए, कहीं पे जा रहा है गोली दागनी हो दाग सकता है, ठीक? प्लस उसमें मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, और मिसाइल ऐसी नहीं कि कहीं भी ले गया छोड़ दिया। गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए कि पिन पॉइंट पे वो जाके गिरे। सपोज़ करो कि ये एरिया है, मुझे यहाँ पे गिराना है। यहाँ पे सिविल पॉपुलेशन रह रही है और यहाँ पे जो मिलिट्री है वो रह रही है। अब पता चले हमने मारा मिसाइल यहाँ के लिए, चली गई यहाँ के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो रूल्स का वायलेशन हो जाएगा। सिविल पॉपुलेशन पे कभी भी, सिविलियन एरिया में कभी भी ये बॉम्ब नहीं गिराए जाते हैं, ठीक? अभी रसिया यूक्रेन वॉर में आप देख ही रहे हैं, या इज़राइल और गाज़ा में आप देख लो, तो वहाँ पे ये इन चीज़ों का वायलेशन बेसिकली हो रहा है और हुआ है। और उसपे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, वो स्टेप लेता रहता है। लाइक अभी उसने रोक दिया था, वहाँ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि पुतिन जहाँ भी जाते हैं आप उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लीजिए, पर किसी कंट्री की इतनी हैसियत है नहीं कि पुतिन को गिरफ्तार कर सके, ठीक। तो वो क्योंकि रिलेशन वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकली रसिया बहुत एडवांस कंट्री है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए, ठीक। अब उसमें अगर थोड़ा एआई हो जाए, जैसे मान लो कि पायलट बैठा हुआ है, सब कुछ तो नहीं देख सकता ना वो। तो एआई से पहले मैं आपको बता दूँ, उसमें रडार होना चाहिए। वो ये भाप सके कि कोई दूसरा फाइटर प्लेन उसके आस-पास तो नहीं है। उसके आस-पास जहाँ पे वो जा रहा है, जिस टेरिटरी में वो अटैक करने जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो कि वो पहले उनको पता है, वो ताक में बैठे हैं कि बस एआई इसको हम गिरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ उसको रडार के थ्रू पता होनी चाहिए, ठीक? उसमें इंफ्रारेड सेंसर भी लगे होते हैं। इंफ्रारेड सेंसर भी होना चाहिए। और जो 5th जनरेशन आता है उसमें सबसे बड़ी बात है, सारे फाइटर प्लेन एक जैसे होते हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट होती है उसकी। अब बोलोगे स्टेल्थ क्या है? स्टेल्थ का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, रडार, इंफ्रारेड, इन सब से बच के ना वो उसकी टेरिटरी में आ जाए। पता चले वो रडार लेके बैठा है, 2 लोग बैठे हैं, ठीक? जैसे आप शीशा लेके बैठे हो, मिरर लेके बैठे हो, नहीं बस देख रहे हैं, कैमरा लगाए बैठे हो। वो रडार वाला जो इंसान है वहाँ पे बैठा है कि नहीं अभी आएँगे, देख लेंगे। अब पता चला रडार की एक रेज़ आई तो, ठीक? उसमें सिस्टम क्या होता है कि वो एक अपनी रेडियो वेव्स भेजता है, और दूसरी साइड से वो जिससे टकराता है वहाँ से एक इको जाता है। अब पता चला इको ही नहीं आया, यहाँ तक आई रेडियो वेव, डिफ्लेक्ट कर गई या उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया। इसको कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक। तो रडार होना चाहिए, इंफ्रारेड सेंसर का सिस्टम होना चाहिए उसमें, अर्ली गाइडेड मिसाइल्स होनी चाहिए, उसमें डेटा फ्यूजन का सेंटर होना चाहिए, मतलब कि एआई का वही सिस्टम है कि इंफ्रारेड का सॉरी एआई का मतलब यही है कि जैसे पायलट बैठा है, सब कुछ नहीं देख सकता है वो, ठीक? तो जो कुछ भी आस-पास के एरिया में रडार को या एआई से जो और भी उसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है, वो एआई सबको एक जगह कंपाइल करके रखे, और जहाँ पे उसका सेंटर है प्लस जो भी फाइटर प्लेन्स उसके पीछे-पीछे हैं, उनको सारा डेटा पहुँचाता रहे, ताकि जो पीछे वाले हैं या जो एक हेडक्वार्टर है जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं, उनको सब कुछ पता चलता चले, उस हिसाब से वो ऑर्डर देते रहें, ठीक? अब पता चला पायलट को नहीं पता है, रडार ने देख लिया, वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है इतनी सारी चीज़ें रडार ने डिटेक्ट कर ली हों, जो सारी चीज़ें पायलट एक साथ में अपने माइंड में कंपाइल करके उसका एक इमेज नहीं क्रिएट कर सकता है। तो वो सारी बातें हेडक्वार्टर को या पीछे वाले फाइटर प्लेन्स को जब भेज देगा एआई, तो हेडक्वार्टर वहीं से मना कर देगा कि आप वहाँ से चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जो सामने की कंट्री है, एनिमी तो नहीं मैं कहूँगा, जो सामने की कंट्री है, उसने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया कि आप उनकी कंट्री पे अटैक करने जा रहे हो, ठीक? ये होता है फाइटर प्लेन। अब फाइटर प्लेन में मैंने सारी बातें आपको बताई कि क्या-क्या होनी चाहिए। पहला, गन उसमें, और देखो अब का क्या सिस्टम है कि गन उसपे माउंट करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उनमें गन माउंटिंग होती है, लेकिन फिर भी इसमें सामने कहीं न कहीं गन माउंट होनी चाहिए। उसके साथ में मिसाइल्स होनी चाहिए, एआई नेटवर्किंग होनी चाहिए, जैमर का सिस्टम होना चाहिए उनके पास कि मान लो सामने से रडार है तो जैम कर सकते हैं उसको, ठीक? उसके बाद में रडार तो उनका खुद का होना ही चाहिए। इंफ्रारेड सेंसर्स होने चाहिए उसमें, स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक? ये सारी चीज़ें इसमें, मैनूवर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो पीछे से मिसाइल ने टारगेट कर दिया, अब आगे कुछ ऐसी समझ लो ये पहाड़ टाइप का है, पहाड़ नहीं थोड़ी ये हाइट ऐसी है
तो 1 मिनट में आपको बताता हूँ। सपोज़ करो कि कुछ ये ऐसे है, ठीक? आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ये कुछ लैंड है ऐसे टाइप का, ठीक? इस टाइप का लैंड है। अब यहाँ से आपका फाइटर प्लेन है, यहाँ से मिसाइल आ रही है। अब मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप यहाँ तक आए और यहाँ से मैन्यूवर कर गए। मिसाइल अर्ली गाइडेड है। अब उसमें कोई नहीं बैठा कि यहाँ से उठा के ऐसे ले जाएगा। वो आपके जैसे उसको बताया गया कि ये इंफ्रारेड जहाँ पे आपको मिले या हीट इंजन, जो इंफ्रारेड इंफ्रारेड में क्या होता है कि जब मिसाइल होती है ना, जब उससे इंफ्रारेड निकल के मान लो पीछे फाइटर प्लेन था, तो उसने क्या किया कि आपके फाइटर प्लेन की जो इंजन है उसकी हीट को इंफ्रारेड से कैप्चर किया और उसको लॉक कर दिया मिसाइल में कि जहाँ पे ये हीट आपको मिलती है वहीं पे जाओ। दूसरा रडार का सिस्टम होता है कि जहाँ से ये ईको निकल के आए वहीं पे जाओ। अब मान लो यहीं से आ रहा है फाइटर प्लेन, आप यहाँ तक ले आए, सडनली आपने उसको ऐसे मनूवर कर लिया, अब उसको नहीं पता चलेगा। वो हो सकता है मिसाइल आके यहाँ पे टकरा जाए, आप बच जाओगे। अगर मिसाइल और अच्छी निकली, टेक्नोलॉजी और अच्छी हुई उसकी, तो हो सकता है हिट भी कर दे। तो ये चीज़ें होती हैं मनूवर करने की बहुत। देखो एयर इंडिया शो चल रहा है ना, एरो इंडिया शो चल रहा है इस टाइम पे। जो फाइटर प्लेन्स बाहर से आए ना, वो अपनी टेक्नो यही सारी चीज़ें दिखाते हैं उसमें कि मनूवर कैसे करेगा और उसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसकी क्या है, मिसाइल्स कौन-कौन से जनरेशन की हैं। देखो फाइटर प्लेन में अलग-अलग मिसाइल्स भी होती हैं। देखो क्या है ना, हम कहते हैं कि F-35 खरीद लो, ठीक? अब उसमें जो भी जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड होता है ना, हमेशा वर्जन अपडेट होता रहता है। तो F-35 जिस वर्जन में बन रहा है, जो डेटा अब क्या यूएस हमारे साथ वो सारी चीज़ें सपोज़ करो कि हमारे पास, या हम कहें कि हमारे पास अस्त्रा मिसाइल है, हमारे पास और बहुत सारी मिसाइल्स हैं, ठीक? अग्नि नहीं आती है इसमें, बाकी सारी मिसाइल्स हैं, ठीक? हम इसे माउंट करना चाहते हैं इसमें, इस फाइटर प्लेन में हम इसे लगाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से उसको चेंजेस करने होंगे ना यूएस को। वो मानता है कि नहीं मानता, और वही सेम टेक्नोलॉजी इंडिया को देनी होगी कि कल को मान लो तुम्हें कब देखो ऐसे थोड़ी ना आप है मिसाइल के लॉन्च कर देते हो। मिसाइल जब आपने सामने से इंफ्रारेड डिटेक्ट किया, फिर मिसाइल में आपको उसको डालना पड़ेगा ना उसका डेटा कि आपको यही लेके जाना है। तो कोई ना कोई सिस्टम तो लगा होगा उसमें। अब मैं सारी बातें आपको नहीं बताने वाला हूँ कैसे क्या-क्या चीज़ें लगी होती हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे एक डेटा होता है ना, अब इसमें जाएगा, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम तो होगा नेटवर्किंग का। अब वो यूएस हमारे साथ शेयर करने को तैयार है कि नहीं तैयार है, ये सारी बातें होती हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी फाइटर प्लेन को हमने परचेज़ कर लिया। अब लुक्रेटिव इसमें क्या लग रहा है, रसिया कह रहा है हम आपकी आमका में भी आपको हेल्प करेंगे और आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करेंगे, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसको ट्रांसफर करेंगे। यूएस का पता नहीं कि यूएस क्या करे, क्या नहीं करेगा, तो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है, ठीक? तो अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन क्या-क्या जो चीज़ें होनी थी मैंने आपको सारी बता दी कि रडार, गन, मिसाइल, मैनूवर कैपेबिलिटी, उसके साथ में आईआर सेंसर, आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक? अब कैसे-कैसे बढ़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला, सॉरी, ये इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया ना कि जो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो तब ये आया था सामने। तो अब देखो ये यूके का है, ठीक? ग्लोस्टर मास्टर है ये। रोस्टर मेटेओर है, ठीक? इसमें आप देखो जैसे नॉर्मल प्लेन्स होती हैं वैसे ही है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का है। तो इसमें क्या होता था कि गन माउंट कर दो किसी तरीके से, बस आपका फाइटर प्लेन बढ़िया बन गया, ठीक? मिसाइल वगैरह अगर आपके पास है तो अंदर में ही रख के वहीं से गिरा दो। कुछ ऐसा सिस्टम हो कि गिरे और ज़मीन जैसे वो टच करे वो विस्फोट कर जाए, ठीक? ये सारी चीज़ें होती थी। अब देखो इसमें क्या होता था, बस वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया और बहुत कुछ नहीं। स्ट्रेट विंग्स होती थी बहुत नॉर्मल। ये रडार में बड़े आराम से डिटेक्ट हो सकता था, पर उस टाइम पे एडवांस रडार थे भी नहीं और इतने अगर थे भी तो इतने एडवांस नहीं थे, ठीक? ये आप देखो फर्स्ट जनरेशन का है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या-क्या था? फाइटर प्लेन प्लस में उसमें गन माउंट, ठीक? इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक? पायलट तो था ही, बिना पायलट के कौन चलाएगा? ये दूसरा जर्मनी का है आपका, देख लो यहाँ से साफ-साफ दिखेगा इंजन और यहाँ पे पायलट बैठा हुआ है। थोड़ा प्लेन से तो छोटा ही होगा क्योंकि दूसरे की टेरिटरी में आपको जाके अटैक करना है। और अंदर से भी आप यहीं कहीं पे एक टेक्नोलॉजी लगी होगी जहाँ पे गन माउंट हो सकता है या नीचे से ऐसा कुछ हो, मिसाइल वो गिरा सकते हैं, ठीक? यही सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद सेकंड जनरेशन में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आएगी। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि मैं आपको अभी रडार और आईआर सिस्टम क्या होता है वो पढ़ाने वाला हूँ पहले। अब सेकंड जनरेशन स्टार्ट किया हूँ तो मैं पढ़ा ही देता हूँ क्या होता है। तो सेकंड जनरेशन में क्या होता है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें और इम्प्रूव कर गई। अब देखो क्या होता है, देखो क्या आ गया, थोड़ी विंग को चेंज किया गया, ठीक? साथ में सुपरसोनिक स्पीड स्पीड को बढ़ाया गया। अभी मैं आपको बताऊँगा सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक स्पीड्स क्या होती हैं, ठीक? रडार लगा और अर्ली गाइडेड मिसाइल्स लगी, ठीक? अब ये एग्ज़ाम्पल हैं कौन-कौन से होते हैं, मैं आपको इमेज से समझाता हूँ कि क्या था, ठीक? अब आप देखो पहला फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट देखो और इसको देखो, समझ रहे हो ना आप? ये क्या है? कैसे-कैसे चीज़ें चेंज चेंज हो रही हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डसॉल्ट का जो मिराज थर्ड था, ठीक? इस इमेज में। अब इसकी इस इमेज को देखो आप, यहाँ पे एक इंजन, यहाँ पे इस दूसरी साइड में एक इंजन लगा रहेगा। सामने इनका नोच देखो, सामने की नाक देखो इनकी, विंग्स देखो कैसे बन गए हैं। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा हार्ड पॉइंट, पता है क्या होता है कि मिसाइल यहाँ पे लगाने का सिस्टम, ठीक? हार्ड पॉइंट दिख नहीं रहा ना, लेकिन होगा कहीं न कहीं क्योंकि अर्ली गाइडेड मिसाइल्स में थी और मेरे पास ऐसा कोई और इमेज दूसरी है नहीं जिसमें आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे पायलट है, ठीक? अब इसमें रडार का सिस्टम लगा था यहाँ पे, ठीक? सामने से आपको पता चलना चाहिए कि आपके सामने क्या है, क्या नहीं है। रडार का सिस्टम, विंग्स थोड़ी चेंज हो गई, ठीक? ये सारी चीज़ें हो गई। अब
सेकंड जनरेशन में क्या-क्या आया? पहले मैंने आपको बताया कि रडार नहीं था, केवल उसमें फाइटर प्लेन, गन माउंटेड। दूसरे में रडार भी आ गया और थोड़ी स्पीड भी अच्छी कर दी गई उसकी, सुपरसोनिक। बेसिकली सुपरसोनिक थी कि नहीं, लेकिन अभी लिखा है तो सुपरसोनिक थी, प्लस साथ में उसमें अर्ली गाइडेड मिसाइल्स। अब मैं बताता हूँ आपको कि सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक ये चीज़ें क्या होती हैं। ये मैं आपको उससे बताने वाला था एक इमेज से, लेकिन अभी मैं वैसे बता देता हूँ। एक होता है, सबसे पहले आता है ट्रांससोनिक, ठीक? ट्रांससोनिक, फिर आता है सबसोनिक, फिर उसके बाद आता है सुपर, देन हाइपर, ठीक? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि फाइटर प्लेन की स्पीड, एक फ़ॉर्मूला होता है, फाइटर प्लेन की स्पीड और साउंड की स्पीड जो होती है ना, उसको डिवाइड करो। अगर ये लेस दैन 1 है, ठीक? तो ये होती है ट्रांससोनिक। अगर इक्वल टू 1 है, मतलब साउंड की स्पीड के इक्वल है, तो ये होती है सबसोनिक। अगर मोर देन 1 है, यानी साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं सुपरसोनिक। और आपने जैसे देखा ही होगा कि मैक 5 हो जाए, यानी साउंड की स्पीड की 5 गुना से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक? आपको समझ आया? ये सारी चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, तो मैं इसमें बहुत, मैंने पहले ही नाम बता दिया चैनल का, यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। मैं आपको बहुत कटिंग और वो सारी चीज़ें करके नहीं देने वाला हूँ कि मैं बहुत टाइम लगा के एडिट करूँ वीडियो को या कुछ करूँ। मैं वन गो में जो भी वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा, और इसीलिए बस कंटेंट क्वालिटी में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होगा इसमें, बस। और देखो, अब फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रांस, फिर सब, फिर सुपर, फिर हाइपर। ट्रांस में क्या होता है? सोनिक का मतलब ही होता है कि साउंड की स्पीड, ठीक? तो जब साउंड की स्पीड से कम होगा फाइटर प्लेन का, तो ट्रांस कहेंगे। जब साउंड की स्पीड के इक्वल होगा तो सब कहेंगे। साउंड की स्पीड से ज़्यादा और मैक, यानी मैक 5 यानी 5 गुना से कम होगा तो उसको सुपर कहेंगे। और अगर मैक 5 के ऊपर गया तो हाइपरसोनिक। अभी फाइटर जेट ऐसा कोई बना नहीं है। फाइटर जेट जो मैक्सिमम बना है ना, उसकी स्पीड मैक 2 तक गई है, जिसमें आपका ये सू-57 और ये आता है दूसरा एफ-22 रैप्टर, ठीक? एफ-35 1.6 के आसपास आता है, ठीक? तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम थर्ड जनरेशन देखते हैं, देखो स्लाइड से मुझे कोई खास मतलब था नहीं, मैं बिना स्लाइड के बताने वाला था, लेकिन स्लाइड इसलिए मैंने बना दी है कि इसको आप नोट डाउन कर सको। आपको हर एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी करके आनी चाहिए। अब थर्ड जनरेशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी। थर्ड जनरेशन में क्या होगा कि थोड़े से एडवांस रडार आ जाएँगे। हुँ? रडार के साथ में जो अब अभी तक रडार था, रडार एडवांस हुए, मतलब वो बियॉन्ड विजुअल रेंज जा सकते हैं। बहुत अच्छे रडार आए होंगे। तो अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार जा सकते हैं, तो गाइडेड ही मिसाइल तो होती है, जो उसमें डेटा डालते हैं उसी हिसाब से तो जाती है वो। तो इसका मतलब मिसाइल जो हमारी है, वो हमारे विजुअल रेंज से आगे जाएगी, क्योंकि रडार उससे आगे तक जा रहा है हमारा। मैनूवर, अब देखो सुपर क्रूज़ बनाएँगे, थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ाएँगे, साथ में उसके विंग को, अब विंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जैगुआर इंडिया ने खरीदा, ठीक? विंग्स देखो इसकी कैसी चेंज हो गई हैं, डेल्टा विंग, ये देखो क्या होता है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको ये बता ही देता हूँ, क्या होता है। बार-बार आप सोचते होगे कि ये क्या होता है? ये दोनों जो है ना, ये मिसाइल्स नहीं होती हैं, ठीक? ये वो ये टैंक होता है जिसमें फ्यूल डाला जाता है, ठीक? इसके बाद ये, 1 मिनट, अगर इसको हटा दूँ मैं, ये जो बने हैं ना दूसरे वाले, ये हार्ड पॉइंट होते हैं। यहाँ पे मिसाइल माउंट की जाती है, ठीक? यहाँ पे। ये मिसाइल नहीं होती, नहीं तो आप सोच लो कि ये मिसाइल है, ठीक? इसको कहते हैं, ये इसका इंजन हो, इंजन इंजन ही सॉरी, जहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल इसमें भरा जाता है। बाकी इंजन तो आप देख ही रहे हो, सामने से ऑक्सीजन ले रहा है और पीछे से थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि सामने खुला क्यों होता है और कैसे-कैसे चलता है। 1 मिनट के लिए मैं ये भी बता दूँ। ये सामने से पॉइंट होता है ना दोनों फाइटर प्लेन्स में, मेरी आर्ट उतनी अच्छी है नहीं तो देख लो ऐसे ही, और पीछे ये इंजन होता है, ठीक? अब यहाँ पे आप सोच रहे हो क्यों लगा होता है ये? खुला क्यों है? यहाँ से एयर जाती है ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक? और उसकी स्पीड, इंजन की स्पीड को और बढ़ाती है वो, ठीक? आगे जाके फ्यूल से मिलती है, और फ्यूल से मिलने के बाद ये थ्रस्ट क्रिएट करती है, ठीक? कई गुना, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको पता है बर्निंग कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, तो थ्रस्ट बनाती है और फाइटर प्लेन की स्पीड बढ़ाती है। ये होता है इसका सिंपल सा फंडा, ठीक? तो आप इसमें देखो, यहाँ पे रडार का सिस्टम बदल गया है, और ये जो बना है ना, ऐसे नहीं बना होता है कि वहाँ पे लड़ाई में किसी को जाके चुभाना है, नहीं, ये गन माउंटिंग है। इसी को कहते हैं यहाँ से फाइटर प्लेन। और यहाँ पे जो लगा है ना, इमेज में क्लियर दिख नहीं रहा है, ये जो लगा होगा, ये पॉइंट, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो पॉइंट लगा होगा, ये होता है फ्यूल भरने वाला। जैसे आपको पता होगा कि हवा में ही फ्यूल डाल दिया जाता है, ठीक? फाइटर प्लेन की स्पीड, उससे क्या होगा कि रेंज बढ़ जाएगी, ठीक? मान लो कि एक हमारे पास बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक? तो ट्रांसपोर्ट में कई चीज़ें, फ्यूल वाला भी हो सकता है, ठीक? अब मान लो कि वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा फ्यूल है। एक तो हम टैंक करके भी लेके जा रहे हैं, और दूसरा क्या है कि उसका जो खुद का टैंक है उसमें भी इतना फ्यूल है कि 5, 6, 7 हज़ार किलोमीटर दूर जा सकता है, ठीक? अब क्या होगा कि उसमें सिस्टम ऐसा लगा रहेगा कि इसकी नाक के पास जो लगा हुआ है, इससे वो फ्यूल फिल कर देगा। सपोज़ करो कि 1000 किलोमीटर ही चला, अब अभी इसको 4000 किलोमीटर और जाना है, तो पीछे-पीछे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी रहेगा, या फिर हो सकता है जो हमारी नेवी है वो जगह-जगह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजती रहे,
और हम फ्यूल को फिल करते रहें। बेसिकली ये फंडा तब आपका काम नहीं करेगा जब आप किसी दूसरे की टेरिटरी में अटैक करने जा रहे हैं और वो एडवांस कंट्री है, वो आपको डिटेक्ट कर ले रही है, ठीक? तब ये सब काम नहीं करता है। ये तब तक काम करता है जब तक सामने वाला आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये इसलिए होता है। तो ये थर्ड जनरेशन का जगुआर जो हमने ले रखा है इंडिया ने, उसकी इमेज है। तो इसमें क्या-क्या इस अब जगुआर तो आपने देखा ही होगा ना, इंडिया में बहुत सारे हैं। अब इसमें क्या रडार सिस्टम और इम्प्रूव किया गया है और अच्छा। अब रडार में क्या अच्छा बार-बार होता है, उसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप उसको जैम ना कर पाओ, जैमिंग कैपेसिटी सामने वाले की कम हो जाए, ठीक? सामने से फाइटर प्लेन आ रहा है, आपका रडार है, उतना अच्छा रडार नहीं, उतनी अच्छी उसकी सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो उसने सामने से जैमर लगा के जैम कर दिया उसको। अब वो आपकी टेरिटरी में आ रहा है, आपका रडार सो रहा है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो रडार को और एडवांस किया जाता है, मैनूवरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, ठीक? और उसके साथ में एआई एवियोनिक्स को और बढ़ाया जाता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है कि आपके साथ में जितने फाइटर प्लेन्स हैं, उनको भी डेटा मिलता रहे, ठीक? आपके पास नेटवर्क सेंट्रिक और सारी चीज़ें जैमर्स होना चाहिए। आपके पास एआई का वो सिस्टम होना चाहिए कि आप अगर कुछ भूल गए हो तो वो खुद से चीज़ों को मैनेज कर सके। ये होता है नेटवर्क सेंट्रिक डेटा का मतलब, ठीक? अब इसमें क्या मल्टी रोल और साथ में एक और चीज़ बढ़ाई गई कि मल्टी रोल। अच्छा, मल्टी रोल कैपेबिलिटी क्या होती है आप सोचो। एयरफोर्स के पास है, समझ लो कि एयरफोर्स के पास एक विमान है, ठीक? अब वो क्या करेगा, एयरफोर्स के पास अब वो एयर टू एयर ही थोड़ी ना लड़ाई करेगा। एयर टू अब उसको मान लो दूसरी की टेरिटरी में यहाँ पे S-400 टाइप का कुछ लगा है, ठीक? आकाश मिसाइल्स लगी हुई हैं इंडिया की। अब आप एयर टू एयर टारगेट करने गए हो, वो ग्राउंड से आपको टारगेट कर दिया, नीचे आ गया, ठीक? तो मल्टी रोल इसलिए बनाया जाता है कि आप एयर टू ग्राउंड आपको दिखा यहाँ पे। अब इस 400 को आप टारगेट नहीं कर सकते, मैं आपको एक कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक? आप ऐसे यहाँ पे लगी S-400 को आप को टारगेट कर रहे हैं, ठीक? आपने टारगेट कर दिया, वो खत्म हो गया। आप आगे बढ़ गए, आपकी रीच बढ़ने लगेगी उस हिसाब से ना। जितना आप अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करते जाओगे तो और आप डिटेक्टेबल नहीं रहोगे, तो उतनी ज़्यादा आप उसकी टेरिटरी में इनसाइड तक जा सकते हो, ठीक? उतना ही अंदर आप घुस पाओगे। तो इसलिए ये लगाया जाता है। तो मल्टी रोल कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है एयर टू ग्राउंड, प्लस में आप डेटा को कलेक्ट करें जिस एरिया से आप जा रहे हैं। डेटा को कलेक्ट करते रहें, जैसे अपना अपना है पोसाइडन 8I है ना, वो इसीलिए घूमता रहता है कि कोई हमारी टेरिटरी में एंटर तो नहीं करने वाला है, कहीं से किसी का फाइटर प्लेन्स तो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम उसको कहाँ-कहाँ लगा के रखते हैं, ओशियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में लगा के रखते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश का अभी तक कोई खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब लगाना पड़ेगा जिस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट चल रही है। और पावरफुल इंजन होना चाहिए। पावरफुल इंजन का मतलब क्या? पावरफुल इंजन का यही मतलब होता है सिंपल सा कि उसकी वही इंजन ही तो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस में विंग्स और साथ में इंजन। अब मैनूवर कैसे करते हैं ये देखो। मैनूवर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक? एक इमेज शायद मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो इमेज मैनूवरिंग वाली। कैसे, ये देखो, कोई भी फाइटर प्लेन मैनूवर कैसे करता है, ठीक? अब यहाँ तक आया, सपोज़ करो यहाँ से आ रहा है, ठीक? यहाँ से आ रहा है फाइटर प्लेन, अब नीचे की तरफ आएगा तो वो अपने इंजन को थोड़ा तो डाउन करेगा। इंजन की स्पीड थ्रस्ट को थोड़ा कम करेगा जिससे स्पीड कम हो, क्योंकि ग्रेविटी तो वैसे ही स्पीड प्रोवाइड कर रही है ना अच्छी खासी। ग्रेविटी ने तो वैसे ही बहुत सारी स्पीड दे रखी है। अब यहाँ तक आया, ठीक? अब उसको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्पीड बढ़नी चाहिए। अब पता चला आपका इंजन इतना स्मार्ट है नहीं, आपने स्पीड कम किया, फिर कह रहा कि नहीं 4-5 किलोमीटर जब चलोगे तभी मैं फुल थ्रस्ट पे आऊँगा अपने। तो नहीं हो सकता ना। इंजन आपका स्मार्ट होना चाहिए तभी आप ऊपर जाओगे। और इस जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ ना, इसको कोबरा मैनूवरिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी ये एयर इंडिया शो चल रहा है, पता नहीं एरो इंडिया शो में आप ये कोई इमेज ऐसी वीडियो ऐसी आई थी कि नहीं? फाइटर प्लेन्स जो होते हैं ना, ये ऐसे क्या करते हैं, ऐसे कुछ सीन बनाते हैं। वो एक ही जगह पे रहेंगे फिर सीधा हो जाते हैं। यहाँ पे ये 1 मिनट, यहाँ पे ये सपोज़ करो आप कि ये पूरी ज़मीन है, ठीक? ये पॉइंट आपकी पूरी ज़मीन है, ठीक? नीचे का अर्थ का पार्ट है। अब ये 2-3 मीटर पे ही ऊपर ऐसे दिखा रहा है, ठीक? अब इसका क्या होता है कि ये इतनी थ्रस्ट दे रहा है, जो केवल उसको ये एक जगह पे स्टेबलाइज़ कर सके और जितना चाहे उल्टा-सीधा मूव कर सके, मैनूवर कर सके, ठीक? ऐसा नहीं कि अगर थ्रस्ट बढ़ेगी, तो ये सीधे ऊपर की तरफ भग जाएगा। तो थ्रस्ट उतनी ही चाहिए, स्पीड उसकी थ्रस्ट की थ्रो उतनी ही कम होनी चाहिए कि वो बस इतना मैनूवर करके आपको सामने से दिखा सके, ठीक? ये होता है मैनूवरिंग। और यही होता है फंडा एक कि कैसे होना चाहिए, आपका इंजन बहुत स्मार्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये थर्ड जनरेशन का था, तो इसके आगे चीज़ें तो बढ़ेंगी ना। अब फोर्थ जनरेशन आएगा, फोर्थ जनरेशन में फिर वही सारी चीज़ें, मल्टी रोल होगा, जो कुछ मैंने आपको बताया बस उसी में चीज़ें एडवांस हो जाएँगी। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि क्या-क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे एडवांस रडार आपके पास होना चाहिए, एडवांस सेंसर होने चाहिए, वही सारी चीज़ें, पल्स डॉपलर रडार। अब देखो रडार और धीरे-धीरे रडार हर चीज़ में जैसे आप बढ़ा रहे हो कि हमारा फाइटर प्लेन जनरेशन वाइज़ इम्प्रूव होना चाहिए, वैसे जो रडार बना रहा है वो भी तो बोलेगा ना कि रडार और अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ, उसकी भी तो एक जनरेशन होगी। तो ये जो पल्स डॉपलर रडार है ना, वो बहुत अच्छा रडार है, अपने टाइम का एडवांस रडार है, ठीक? उसके साथ में हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो होना चाहिए। अब मैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई इमेज कहीं मुझे दिख नहीं रही है, शायद होगी तो होगी, लेकिन दिख नहीं रही है अभी, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या होता है, ठीक? थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या होता है? TWR, ठीक? अब वेट सपोज़ करो कि इस फाइटर प्लेन का वेट 100 किलोग्राम है,
अब उसको अगर ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर रहना है, ठीक, ग्रेविटी को अपोज़ करना है, तो उसको इतना थ्रस्ट नीचे की साइड जनरेट करना होगा जो 100 से थोड़ी सी तो ज़्यादा हो ही, जिससे वो ज़मीन छोड़ सके। तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब वेट के कंपैरिज़न में अगर कोई फाइटर प्लेन थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि देखो क्या होता है ना, आपने ये प्लेन देखा होगा वो 2, 3, 4 किलोमीटर चलता है, फिर उसका इंजन स्पीड बढ़ाता है। तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है 700, 800, 1000 तक जाती है। जो फाइटर प्लेन होती हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, ठीक? 2000 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। अब अगर आप बोलो कि फाइटर प्लेन बोले कि मुझे भी इतना चाहिए, कम से कम मैं 5 किलोमीटर चलूँगा। अब वो पहाड़ में है 5 किलोमीटर, सरकार वहाँ रोड कैसे बनाएगी? स्ट्रिप कैसे बनाएगी? आप सोच के बताओ। तो जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपका फाइटर प्लेन 100 मीटर चल के अपनी फुल कैपेसिटी का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, तो बहुत जल्दी वो आसमान में उड़ सकेगा। इसी को कहते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो एडवांस। अच्छा, इसका एक ये भी होता है ना कि अगर थ्रस्ट किसी का, अब थ्रस्ट किससे बनेगा? फ्यूल से ही तो जनरेट होगा ना थ्रस्ट। अब आपने ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में ही फ्यूल लगा दिया, तो बाद में आपकी रेंज कम हो जाएगी ना। इसका एक कॉन्स ये होता है, लेकिन कॉन्स तो चलो ठीक है, प्रॉस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि फाइटर प्लेन ऐसे नहीं है कि आपको समतल लैंड में लड़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी लंबी स्ट्रिप कहाँ से प्रोवाइड कराएगी एयरफोर्स को? आप बताओ, सोच के बताओ। तो इसलिए अम्बाला आपने सुना होगा ना, अम्बाला एयरबेस है, वहाँ से हमारे फाइटर प्लेन उड़ाए जाते हैं, ठीक? लेकिन अगर मैं हमारे पास कुछ F-35 बी टाइप का सिस्टम हो, जो हम ऐसा कुछ बेस बनाएँ जो बहुत पास में बॉर्डर के, चाइना के बॉर्डर के बहुत पास में हो, या पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास में हो, जो वहीं खड़े-खड़े वर्टिकल लैंडिंग भी कर ले और वर्टिकल टेक ऑफ भी कर ले। तो इससे क्या होता है, हमारी वो जो दूसरा खर्चा था, प्लस दूसरी टेंशन थी कि स्ट्रिप हमें ज़्यादा पहुँचाने देनी है, वो टेंशन तो खत्म हुई ना। हम कहीं भी रह के कहीं भी हेलीकॉप्टर के तरीके लैंड कर सकते हैं, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक? तो थ्रस्ट का एक काम ये होता है कि जितना हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो होगा, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो का मतलब ये होता है कि थ्रस्ट आपका वेट के कंपैरिज़न में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जल्दी ज़्यादा, बहुत जल्दी आप स्पीड बढ़ा सकते हो उसकी और उड़ सकते हो, ठीक? ये हो गया। अब इसके बाद 4th जनरेशन में और क्या चीज़ें, एडवांस सेंसर हो गया आपका, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो हो गया, एफपीडब्ल्यू कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिफाइड कंट्रोल फॉर बेटर एजिलिटी, एजिलिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट कंट्रोल, मतलब सब कुछ पायलट के हाथ में ही नहीं होना चाहिए, जो आपके सेंसर्स लगे हैं, एआई का सिस्टम उसमें थोड़ा बहुत है, वो भी कंट्रोल कर सके, ठीक? ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ में मल्टी रोल, पहले भी मैंने आपको बता दिया, वही सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। रिकॉनाइसेंस करना चाहिए, वही सर्विलांस करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि डेटा कलेक्ट करना चाहिए और सर्विलांस करना चाहिए। सुपर क्रूज़, स्पीड उसकी और अच्छी होनी चाहिए। ये आपका 4th जनरेशन में इमेज दिखा देता हूँ। मिग 29 का है, जो इंडिया के पास है, जो यूजुअली क्रैश करता रहता है और बहुत सारे पायलट्स हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत पुराना है। इसकी विंग्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ये मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी को इसको बढ़ाता है। इन सारी चीज़ों से ये होता है, ठीक? और डिटेक्टेबल थोड़ी कम हो जाते हैं। वैसे इतना तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट जनरेशन का तो सिंपल ही, वो तो वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा, कोई भी देख ले तो, ठीक? रडार की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सेकंड जनरेशन से एडवांस हुआ था, तो हर एक जनरेशन में यही कोशिश की गई कि कैसे-कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। मैं बातों को बार-बार घुमा के इसलिए बोल रहा हूँ, कि एक बार छूट जाए तो आप दूसरी बार उस पे ध्यान दे लें। मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि बस एआई वर्ज़न के तरीके बोलता चला जाऊँ और आप उसको समझ ना पाएँ। इसीलिए मैं बार-बार, जैसे क्लास में चलती है, ये ऑफ़लाइन क्लास चलती है, इसीलिए उसी टाइप से मैं बार-बार घुमा के यही बात बता रहा हूँ। अब देखो मिग 29 का मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंजन है, ठीक? सामने से आपको ऑक्सीजन मिलती है, एयर मिलती है, पीछे थ्रस्ट इंजन जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 1, 2, इंटरनली इसमें कोई सिस्टम है नहीं, ये फ्यूल टैंक आपका होगा, ठीक? बीच वाला। फिर से दिखा दूँ मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको, ये ये आपका फ्यूल टैंक है, ये वाला। मिसाइल नहीं, ये फ्यूल टैंक है, ठीक? और ये आपका मिसाइल माउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पे मिसाइल हार्ड पॉइंट कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है कि 4 मिसाइल आप इसमें लगा सकते हैं। अब मिग 29 थर्ड जनरेशन का था। अब किसी की सबसे अच्छी बात क्या होती है, क्या आपके पास स्टेल्थ आता रहे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी तभी तो सामने वाला आपसे डरेगा कि कभी भी हमारे एरिया में आके अटैक कर सकते हैं। उसका इसी टाइप से मैं आपको दूसरी इमेज दिखा दूँ, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखा है। इसमें भी ये जहाँ पे फ्यूल टैंक है। अब ये देखो, थोड़ा-सा इसकी इमेज देखो, कैसे दिखता है ये? अलग ही दिखता है ना? मिग 29 कैसे दिख रहा था और ये F-16 कैसे दिख रहा है? तो अमेरिका ने इसको पाकिस्तान को प्रोवाइड किया था, अब तो उसकी थोड़ी बहुत वो भी करता रहता है, मेंटेनेंस भी करता रहता है। फ्लाइंग विंग इसकी कैसी बन रही है, ये थोड़ा डिटेक्टेबल औरों की कंपैरिज़न में, पीछे की जनरेशन की कंपैरिज़न में कम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, थोड़ा देखने में अच्छा दिख रहा है। अब इसमें मिसाइल देख लो आप, मैं थोड़ी-थोड़ी एक आध 2 फाइटर प्लेन्स भी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चलता है 1, 2, 3, यहाँ पे भी 1 है, देखो 1 है ना यहाँ पे, और दूसरा 1, 2, 3, 4, 8-9 मिसाइल्स आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो। ये देखो, नाक इसकी जहाँ से फ्यूल भरा जाना है, दिख रहा है ना आपको? और ये सामने वाला, जहाँ से आप गन चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक? अब इसके बाद आपका आता है 4.5 जनरेशन। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत धीरे-धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो स्पीड भी बढ़ा दूँगा मैं इसकी। अब 4.5 जनरेशन में क्या आता है ना, कि 5th और 4.5 में डिफ़रेंस इतना है कि स्टेल्थ थोड़ी-सी और बढ़ जाए। 4.5 में
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक? जिसमें आपका आता है ये डसॉल्ट रफ़ाल, ठीक? डसॉल्ट का रफ़ाल आता है। आपने किस लिए लिया था उससे? सुखोई M30 MKI आता है। अब इन सब में ना वो सारी चीज़ें हैं। आपका ये आता है इंडिया का कौन-सा बना है MK1 हाँ, इसका LCA-MK1 ठीक? तेजस। ये 4.5 जनरेशन का है क्योंकि इसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अच्छी है। लेकिन क्या है स्टेल्थ 1 मिनट मैं आपको रडार कैसे काम करता है, वो बता देता हूँ। ये आपका सपोज़ करो कि ये रडार है, ठीक? कुछ ऐसा है आपका ये रडार, ठीक? आपने यहाँ पे इसको लगा रखा है, ठीक? और सामने से कोई फाइटर प्लेन आ रहा है, सामने से फाइटर प्लेन आ रहा है, ठीक? अब मैं 3 जनरेशन को आपको बताता हूँ, 3rd या 4th और 4.5 मान लो आप और ये 5th जनरेशन, ठीक? अब 4th जनरेशन को रडार कैसे डिटेक्ट करेगा? कुछ ऐसे, वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सारे विंग्स को उसको डिटेक्ट कर ले जाए, लेकिन एक होता है ना रडार क्रॉस सेक्शन, पहले मैं इतना पढ़ा देता हूँ, फिर रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो पढ़ाता हूँ, ठीक? कुछ ऐसे डिटेक्ट करेगा, लेकिन 4.5 की थोड़ी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उसको थोड़ा-सा कम डिटेक्ट कर पाएगा वो कंपैरिज़न में। फिलहाल ये में तो सेम ही बन गई है, लेकिन थोड़ा-सा कम डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक? 5th में क्या है कि डिटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डिटेक्ट करेगा, ऐसे। वो समझ नहीं पाएगा क्या बन रहा है। कंप्लीटली कोई भी चीज़ स्टेल्थ नहीं हो सकता 100%। अब अगर सुखोई को देखो देखो आप 57 को और F-35 को देखोगे तो इसका स्टेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक? ये डिटेक्टेबल बहुत कम है, लेकिन ये डिटेक्टेबल क्योंकि इसमें डबल इंजन की सरकार है, 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं, विंग्स इसके काफ़ी लंबे-चौड़े हैं, तो ये डिटेक्टेबल होता है, ठीक? F-35 थोड़ा डिज़ाइन ही अलग है, आप इसके साइंटिस्ट को देखोगे तो माशाल्लाह क्या ही बनाया उन्होंने, ठीक? तो बड़े अलग ही लेवल का है, तो ये थोड़ा-सा डिटेक्टेबल कम होता है, ये ऐसा सिस्टम है, ठीक? तो अब आपको मैं बताता हूँ रडार का क्रॉस सेक्शन क्या होता है। रडार का क्रॉस सेक्शन ये होता है एक फाइटर प्लेन लेके मैं आपको समझाऊँ तभी समझ में आएगा। 4.5 जनरेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन उससे पहले मैं इमेज के थ्रू आपको ये बता देता हूँ, रडार का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक? अब रडार क्या-क्या डिटेक्ट कर सकता है, कहाँ से इको वापस ले आता है वो? फाइटर प्लेन पे उसने भेजा, ठीक? रेडियो वेव्स भेजी, अब कहाँ से वापस आ सकता है? सपोज़ करो कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक वो कुछ ऐसी मैट की कोटिंग की गई है जहाँ या तो वो डिफ्लेक्ट कर देता है रडार को या तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक? लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं, सपोज़ करो यहाँ कुछ ऐसे बीच का ऐसा एरिया है जहाँ पे रडार डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि वहाँ पे वो कोटिंग उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स, ठीक? कोटिंग तो पूरे फाइटर प्लेन पे की गई है, थोड़ा विंग भी अलग करके बनाया गया है और कि जैसे कुछ ऐसा लगे वो कि ये कोई पक्षी-वक्षी आ रहा है, ठीक? तो कुछ जगहों पे जाके यहाँ से रडार को इको मिला वो वापस आया, ठीक? यहाँ से रडार को इको मिला वापस आया। तो रडार ने सारा डेटा फिर फ्यूज़न किया और देखा बनाई इमेज बनाई कि ये कुछ इतना बड़ा सा कोई जीव है, कुछ है, आ रहा है। अब फाइटर प्लेन का जो उसके पास रडार क्रॉस सेक्शन है, उसको लगता है जब तक इतना बड़ा नहीं होगा, इसकी साइज़ ये नहीं होगी, तब तक ये फाइटर प्लेन नहीं है। तो वो बोलेगा नहीं, सामने से कोई पक्षी-वक्षी है, कुछ आ रहा है, तो हम इसको नहीं मार सकते हैं। तो इसलिए वो मिसाइल सिस्टम को अलर्ट नहीं करेगा, फिर मिसाइल सिस्टम S-400 टाइप का वो अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक? ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं आपको और इमेज है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या होता है कैसे, ठीक? ये देखो इमेज आप। इस इमेज को आप देखो, ये इंसेक्ट रडार कैसे रडार में चीज़ें कैसे सेव होती हैं, ठीक? ये इंसेक्ट है, ये बर्ड की साइज़ है, ये आपको एक फाइटर प्लेन की साइज़ रखी गई, F-35 का साइज़ ये रखा गया, B-2 का ये B-2 बॉम्बर F-16 का ये अब यहाँ पे देखो, बहुत पक्का नहीं है कि ये डेटा सही है कि 0.01001 इसका ये है, हो सकता है कुछ और हो लेकिन ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, कि ये कम है, इससे ज़्यादा फिर ये है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक? अब यहाँ पे देखो, जो F-35 है 0.005 है मतलब वो इंसेक्ट से थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाता है, लेकिन बर्ड का 0.01 जो है, उससे कम दिखाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो आ रहा है इंसेक्ट या बर्ड के बीच का कोई चीज़ है, ये फाइटर प्लेन नहीं हो सकता। अब मैं आपको 4.5 जनरेशन जल्दी से पढ़ा के इस वीडियो को खत्म करता हूँ। 5th जनरेशन और सुखोई और F-35 के बीच में डिफरेंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और जैसे मेरा नया चैनल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मुझे ना आती हों कि कैसे वीडियो बनाया जाता है, क्या किया जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सपोर्ट करें। मैं जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और ये कुछ साइंस के पार्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ में चलते रहते हैं और पढ़ना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मैं आपको 2025 प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी के लिए नए कुछ वीडियो लाने वाला हूँ, वो जल्दी आपको मिलेंगे। तो आप पहले 4.5 जनरेशन हम देख लेते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? स्टेल्थ एलिमेंट अभी तक आपने किसी भी ने में 4th जनरेशन तक नहीं देखा था, 4.5 में स्टेल्थ होना चाहिए। एक ऐसा दूसरा टाइप का रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये खुद से सारी चीज़ें कर देगा, ठीक? कहाँ पे है, कैसे-कैसे टारगेट करना है, कहाँ पे जैम रेसिस्टेंट टू जैमिंग। अच्छा फाइटर प्लेन में कहाँ पे रडार लगा होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सुपर क्रूज़ देखो हाइपर अभी कुछ भी नहीं आएगा, सुपर क्रूज़ होना चाहिए हर एक चीज़ को। एडवांस एवियोनिक्स एंड सेंसर्स लगे होने चाहिए, सेंसर बहुत अच्छे होने चाहिए डिटेक्ट करने के लिए। हाई एजिलिटी और थ्रस्ट टू वेट रेशियो हाई होना चाहिए जिससे वो मैनूवर अच्छा कर सके। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर मैंने पहले आपको बता दिया कि बाकी लोगों के साथ वो डेटा शेयर करता रहे, ठीक? अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ लगा होता है रडार, जो फाइटर प्लेन बाकी तो दूसरा रडार कहीं न कहीं सेट किया जाता है ना ज़मीन पे, ये रडार लगा होता है, ठीक? और इसकी F-35 की इमेज है ये। अब जब मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा तो इसके क्रॉस सेक्शन पे भी, यहाँ पे भी
जगह-जगह रडार लगे होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इनका काम क्या होता है कि वार्निंग देते हैं। हमें किसी ने डिटेक्ट कर लिया या हम किसी को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये रडार होता है। अब मैं आपको जब अगले 5th जनरेशन का पढ़ाऊँगा, 5th जनरेशन की वीडियो बनाऊँगा, 2 ही 3 दिन में आपको वीडियो मिलेगी जिसमें सुखोई 57 और 35 F-35 के बीच का डिफरेंस मालूम पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली एक इमेज को पूरा खोल के दिखाऊँगा एक फाइटर प्लेन को क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है। उसमें सुखोई को भी दिखाऊँगा और F-35 को भी। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, एक बार मैं आपके लिए स्लाइड को एक-एक करके बढ़ा देता हूँ कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकें, ठीक? आपका सॉरी 1 सेकंड, ये आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या-क्या था, आप देख सकते हैं इसमें, लिखना चाहें रोकिए आप। फिर रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, F-35 का क्या है, कैसे सॉरी ये कहाँ से चल गया? ये फर्स्ट जनरेशन का आपका हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन की इमेज कौन से फाइटर प्लेन थे और ये मैं आपको रडार और इंफ्रारेड सेंसर कैसे काम करता है उसी वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद आपका सेकंड जनरेशन में क्या होना चाहिए, कौन से फाइटर प्लेन, आप इसको देख लो थर्ड जनरेशन में क्या होना चाहिए। इसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन में क्या होना चाहिए और फिर 4.5 जनरेशन में क्या होना चाहिए। आप इतना चाहो तो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्या करना है आपको। एक बार मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता दिया था कि एक फाइटर प्लेन में क्या होना चाहिए तो वो एक अच्छा फाइटर प्लेन होगा और एक-एक चीज़ें हर एक जनरेशन में डाली जाती हैं, ठीक? जिससे वो इम्प्रूव होता है। तो यही कुछ अब तक का वीडियो था। मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें और चैनल को सपोर्ट करें, नया चैनल है। आप सब इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल आगे बढ़ता रहेगा और कंटेंट क्वालिटी की मैं गारंटी लेता हूँ। आप कमेंट करके बताएँ कुछ भी प्रॉब्लम इसमें कुछ भी गलत हुआ हो। हाँ, मुझसे कुछ निकल जाता है कभी-कभी क्योंकि हर एक वर्ड आप करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको ध्यान देना होता है, तो हो सकता है अभी नया चैनल है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इतना ना याद रहे। बाकी आगे जो भी इनिशिएटिव मैं लेके आने वाला हूँ, मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। धन्यवाद।